अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। ईद की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा जगहों पे आना जाना हुआ, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और आपको पता है टू माय सरप्राइज़ हर इंसान जिसने चाहे कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है या क्या करने लगा है, तो उसने कहा कि मैं एस्थेटिक्स का काम कर रहा हूँ। अब आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और लोग आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जिनका स्किन तो दूर की बात, हेल्थ से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो भी अपने आप को स्किन एक्सपर्ट कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं और तरह तरह की चीज़ों का आपको सजेशन दे रहे होते हैं। एज अ रिज़ल्ट पूरी की पूरी कौम जो है वो इन चीज़ों के पीछे लग गई है। उन्हें पता भी नहीं कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। और क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारे स्किन डैमेज होता है। आजकल इतना ज़्यादा सूरज भी है, सनबर्न भी हो रहा है और तरह तरह की एलर्जीज, डर्मेटाइटिस बीमारियां हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि डेंटिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो या कुछ भी ना हो, वो भी आजकल अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहना शुरू हो गए और एस्थेटिक फिजिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट का फ़र्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये सब कुछ आपको बताना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे खुद भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं इस तरह के ख़राब हुए हुए, बिगड़े हुए केसेस देखती हूँ जो तरह तरह की जगहों पे जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और उनका बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है और उन्हें नहीं पता होता कि बीमारी असल है तो हमने कहाँ जाना है। इसलिए आज जो है हमारे साथ एक और डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर मुबश्शिर दाहा हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे प्योरली कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए असल में क्या अच्छा है, खामखा की स्पॉन्सर्ड पोस्ट या खामखा के स्टार अटैचमेंट के साथ कहीं भी बातों पे आपने नहीं जाना, बल्कि एक एक्चुअल प्रॉपर लाइसेंस्ड एजुकेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही हमेशा इलाज कराइए ताकि आपकी स्किन में परमानेंट डैमेज ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है सनबर्न। अब बाहर जाते हैं, सन टैन एक अलग चीज़ है, लेकिन सनबर्न बाकायदा हो रहा है। तो इस सनबर्न के लिए ऊपर आजकल जो है लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो किचन में पड़ा है वो लगा लिया, जो इन्होंने फैंसी चीज़ें कही वो लगा ली और मज़ीद बिगड़ के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सनबर्न के ऊपर बात कीजिए। देखिए मैडम, सनबर्न यकीनन वेदर कंडीशंस ऐसी हैं आजकल के जब भी आप बाहर जाएंगे तो सनबर्न के चांसेस ग्रेजुअली बढ़ जाते हैं और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका सन एक्सपोजर कितना है। मतलब बाहर जाके अगर आप फॉर एग्जांपल 10-15 मिनट के लिए बाहर गए तो उससे सनबर्न के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ज़्यादा टाइम आपने बाहर रहना है तो उसके लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली वो ये है कि एक तो वाटर इनटेक मैक्सिमम रखें अपना, दूसरा यह है कि फेस को कवर करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि चेहरे के ऊपर डायरेक्ट आपके धूप ना पड़े। तो आप आजकल नकाब कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा ही है। नकाब कर लें, मास्क पहन लें, अम्ब्रेला ले लें, कुछ हाँ ले लें। अच्छा मुझे बताइए, ये तो चले हम पीक आवर्स को भी अवॉइड कर लें, सन को कवर भी कर लें और पानी ज़्यादा पिएं, लेकिन सन ब्लॉक का क्या रोल है? कौन सा सन ब्लॉक होना चाहिए, किस स्किन टाइप के लिए कौन सा होना चाहिए और कितनी दफ़ा लगाना चाहिए? अच्छा मैडम, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया आपने, क्योंकि ये पब्लिक को ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। वो सन ब्लॉक का मकसद ये समझते हैं कि बस जो सन ब्लॉक मिले आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन सन ब्लॉक जो है हमारे पास मेनली जो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ वो 2 टाइप्स ऑफ स्किन है। एक हमारी ऑयली स्किन होती है, एक हमारी ड्राई स्किन होती है। जो ऑयली स्किन होती है वो मोस्टली एक्नी प्रोन होती है। आप देखें कि जिन लोगों को भी एक्नी हो रही होती है, फेस के ऊपर पिंपल्स नहीं कर रहे होते हैं, उनकी स्किन ऑयली होती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल सन ब्लॉक जो रूटीन में सन ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है वो यूज़ करेंगे तो इनके पिंपल्स बढ़ जाएंगे, एक्नी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें। और जो दूसरी जिनकी नॉर्मल स्किन होती है, जो सर्दियों में उनकी ड्राई हो जाती है, गर्मियों में उनकी ऑयली हो जाती है, तो वो नॉर्मल सन ब्लॉक यूज़ करें। और उससे क्या होगा कि अच्छा, लेटेस्ट रिसर्च ये है कि अगर टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उसकी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव उसकी जो कैपेसिटी है प्रोटेक्शन की, यूवी रेज को ब्लॉक करने की, वो ज़्यादा है। तो टिंटेड में भी अपने स्किन से थोड़ा मैच कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपका रंग अगर सांवला है तो उसके ऊपर आपने बिल्कुल वाइट पेंट की तरह लगा लिया। थोड़ा सा मैच, जैसे फाउंडेशन का रोल होता है तो उसी तरह आपका मेकअप हो जाएगा, फ्लॉलेस भी लगेंगे और आपका सन ब्लॉक भी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सन ब्लॉक के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके भी बात करें, क्योंकि पिछले दिनों बहुत बोलबाला था कि जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये बड़ा पॉइजनस है और बैरियर वाले बेहतर होते हैं और केमिकल वाले नहीं सही होते, या एसपीएफ के ऊपर के कितना एसपीएफ होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देखिए मैडम, एसपीएफ जो ये हमारा सन प्रोटेक्शन फैक्टर है ये वाला, तो इसके लिए जो नॉर्मल मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि 60 एंड अबव होना चाहिए। हमारा जो ये वाला रीजन है उसके लिए 60 एंड अबव ठीक है, बेहतर है और वो इतनी प्रोटेक्शन कर देता है कि आपकी स्किन डैमेज से बच जाती है। दूसरा आपने सवाल किया था कि कितनी देर बाद लगाना चाहिए, कितनी देर के लिए लगा रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसका फिर अगेन वही बात आएगी कि जितनी देर आपने धूप में रहना है,
अगर आप कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर है या आप आउट ऑफ होम हैं और आपके नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मीडिया पर्सन हैं वो कवरेज कर रहे होते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो हर 2 से 3 घंटे बाद अपनी सन ब्लॉक की लेयर चेंज करें। नॉर्मली ऐसा होता है, लोग वुजू करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो सन ब्लॉक का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इसलिए दोबारा लगाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता जी आपने सुबह से सन ब्लॉक लगाया और शाम तक आप लगा रहने दें और यू थिंक कि जी कि हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्शन में है, ऐसा नहीं होता। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, अगर धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो फिर 2 से 3 घंटे बाद दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं स्किन को सेव करने के अल्ट्रावायलेट रे से, वो हम गेन कर सकें। अब अगर डैमेज हो गया, कोई चला गया, उसने कुर्बानी की, ईद पे घूम फिर रहा था, अभी नारायण का गान में पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली धूप है, लेकिन धूप होती है। अब वो सन बर्न हो गया, बहुत ही बुरा किस्म का लाल हो गया, इन्फ्लेम हो गया, बाद में जाके वो काला हो जाएगा, तो इसको कैसे ट्रीट करना है सन बर्न को? अच्छा देखिए मैडम, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि जो हिली एरियाज में जाते हैं ना, कि बेसिक कंसेप्ट भी लोगों का होता है कि हम चूंकि हिली एरियाज में ठंडा इलाका, यहाँ पे हमें सन ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। एक तो ये कि वो हिली एरियाज आर मोर नियर टू सन, वहाँ पे अगर धूप निकलेगी तो आपके स्किन को ज्यादा डैमेज करेगी। एज कंपेयर्ड, नोट करें वापस आते हैं, ज्यादा काले हुए होते हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि वो चूंकि सन के ज्यादा क्लोज होते जाते हैं, तो इसलिए सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है उनके लिए। दूसरा ये है कि हमारा ये भी एक कंसेप्ट है कि अगर हम स्नोफॉल में जाएं तो भी सन ब्लॉक की जरूरत नहीं होती। स्नोफॉल में हम लोग डबल एक्सपोज होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती हैं, ठीक है ये बात। और तीसरा जो आपने सवाल किया कि जी कि उसका अगर सन बर्न फॉर एग्जांपल हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे करें। देखिए उसकी फिर ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेजर्स हैं हमारे पास। हम कोई लेजर प्रोसीजर की तरफ भी जा सकते हैं, हम पीआरपी कर सकते हैं, हम कुछ मतलब फर्दर उनको हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्रीम्स होती हैं, नाइट क्रीम्स होती हैं, लेकिन अगेन वही बात कि नाइट क्रीम में हमारे पास उसमें टाइटेनियम नहीं होना चाहिए, उसमें मरकरी नहीं होना चाहिए, उसमें स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए, कि वो ऐसी कोई चीज़ ना हो कोई किसी भी नाइट क्रीम में, किसी भी टॉपिकल क्रीम में, कि जो आपकी स्किन को बेहतर करने की बजाय फर्दर डैमेज कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मर्क्यूरी हो गया, स्टीरॉयड हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो वाइटनिंग क्रीम्स में होती हैं आमतौर पे और बहुत ज़्यादा प्रोपगेट की जाती हैं फैंसी नामों से, और एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्किन थिनिंग हो जाती है, सेंसिटिव स्किन हो जाती है, और हमारे पास ज़्यादातर बिगड़ी हुई हालत में ही स्किन जो है वो आती है। और स्पेशली आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पर कुछ रील्स चल रही हैं जहाँ पर वो लोग इंस्टेंटली चिट्टा कर रहे होते हैं, और वो बाकायदा कह रही होती है, बड़ा खुश हो रही होती है इस पॉलिशर का नाम लेके कि मैं चिट्टा कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि एक तो दुनिया में कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट एक्शन, परसिस्टेंटली आपको कराना पड़ता है ट्रीटमेंट, और तभी जाके आपका रंग में लाइटनिंग आ सकती है। ओवरनाइट जो भी चीज़ चिट्टा करेगी वो एक्चुअली हार्मफुल होगी, इसको ज़रूर बताइए। देखिए मैडम, शुरू में आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि स्किन की हेल्थ के हवाले से। अब देखिए जो मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जो हेल्दी स्किन है ना, चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप सांवले हैं, चाहे जिस तरह का भी कलर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, अपने स्किन की हेल्थ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, जिस तरह आपने कहा जी कि थिन हो जाती है, तो इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो स्किन की हेल्थ को डैमेज करेंगे। कॉस्मेटिक या ब्यूटी तो सेकंड नंबर पे आती है। और दूसरी बात ये कि जो ये वाली क्रीम्स होती हैं इसको नॉर्मली हम लोग फार्मूला क्रीम्स यूज करते हैं के नाम से हम जानते हैं, जो हमारी आपको पता है बचपन में कितना ज्यादा वो मिक्सचर बनाते थे वो 4 क्रीमों का। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे पेरिफेरल एरियाज हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब वहाँ पे उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो 4-5 क्रीम्स मिक्स कर रहे हैं इनमें है क्या। एक्चुअली उसमें मोस्टली में स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करते हैं, और आपके पास भी केस आते होंगे कि फिर उसके बाद जो पिगमेंटेशन होती है वो तो ट्रीट करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। बिल्कुल। फिर हम एक ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेजर करेंगे, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर करेंगे, पीआरपी करेंगे, माइक्रोनेडलिंग करेंगे, जो भी हम मेजर्स लेंगे, क्लाइंट को हम पहले काउंसिल भी कर देते हैं कि जी कि इसका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर भी कंप्रोमाइज्ड रिजल्ट्स आएंगे, बट इवन देन वो फिर गुस्सा हमारे ऊपर निकालते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये छाइयाँ जो है ना, ये खुद बना कर आए होते हैं ये छाइयाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक तो वो किया होता है, उसके ऊपर से 50 किस्म की गलत चीजें करके पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो थोड़ा सा ये जो छाइयाँ या मेलाज्मा है स्पेशली, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को नाम सिर्फ याद हो गए, उन्हें ट्रीटमेंट का पता नहीं है, इसके ऊपर आपने इन डेप्थ बात करनी है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की भी बात करनी है और टाइम पीरियड की भी बात करनी है। देखिए मैडम, जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, या हम दूसरी बात करते हैं मिलाजमा की, मैं तो ये समझता हूँ कि मिलाजमा की सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, वो है हमारा सन एक्सपोजर। बिल्कुल, सन एक्सपोजर है। दूसरी बात ये कि जो ये वाली हमारी क्रीम्स का इस्तेमाल है, बिल्कुल, और तीसरा ये कि अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लिया है जिसकी वजह से पोस्ट PIH हो गया या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है,
इसको मिलाजमा को हमारे डर्माटोलॉजी में भी ट्रीट करना इज़ नॉट दैट मच ईजी। एग्जैक्टली। पहली बात तो ये कि जो लोग मिलाजमा के पेशेंट हैं उनको इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट हो सकता है बट बहुत टाइम लेगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होगा। और किसी भी ऐसी मैयर की तरफ आप जाएंगे ना कि ओवरनाइट आप ठीक हो जाएं तो वो स्किन को डैमेज ही करेगी। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहें जी कि आज आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 2 दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर रंग नेचुरल कलर जो है वो सांवला है और कल स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट करना और परसों आपने गोरे हो जाना है। आपने खुद बताया अभी कि कोई भी अगर इंस्टेंट किसी भी शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, स्किन की हेल्थ डैमेज ही होगी। उसका आउटपुट कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको इन द लॉन्ग रन एंजॉय कर सकें। ऐसा नहीं कि जी कि आप अगर फॉर एग्जांपल फौरन से गोरे तो हो जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 6 ईयर के बाद, 7 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स के बाद जो क्रीम का इस्तेमाल किया होता है उसके रिजल्ट आ रहे होते हैं। बिल्कुल। वो जो बटरफ्लाई पैच बनता है फेस के ऊपर, वो उसी जो हमारी स्टेरॉइड की क्रीम्स होती हैं वो उसी की वजह से, वो स्टेरॉइड इंड्यूस मिलाजमा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी वजह से हो रहा होता है। तो इसलिए जो इसके पहली बात तो ये कि ये इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बट इट विल टेक टाइम। हमारे पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, पहले तो हम सन ब्लॉक स्टार्ट करवाते हैं ताकि फर्दर डैमेज रुके। दूसरी बात यह है कि हम नाइट क्रीम स्टार्ट करवाते हैं जिसमें ऐसी कोई चीज़ शामिल ना हो कि जिसकी वजह से स्किन फर्दर डैमेज हो। तीसरा ये कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्यू स्विच लेजर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए PRP इंजेक्ट कर सकते हैं, हम मियोथेरेपी कर सकते हैं, लाइटिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये सारे ट्रीटमेंट्स तो करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हर किसी के हाथ में आ गया है। बहुत सारे लोग स्पेशली पार्लर्स में भी, और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्थेटिक कोर्सेज कराना शुरू हो गए हैं। जी पहले एक कॉलर ले लेते हैं, फिर इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से ना। जी जी। मेरी उम्र 50 ईयर्स है और मेरी वाइफ की उम्र भी 50 ईयर्स है। अच्छा, हम दोनों की जो स्किन है अपोजिट है, यानी कि मेरी ऑयली स्किन है मैडम और मेरी वाइफ की टोटली ड्राई स्किन है। ठीक है। तो मैंने पहले होम मिनिस्टर का पूछ लेता हूँ अपनी वाइफ का कि उनकी जो है सर्दी हो या शदीद गर्मी हो, दोनों सूरतों में ना पूरी बॉडी में दाने निकल आते हैं बारीक बारीक। डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि है इनकी स्किन का, तो वो उसके लिए काफी परेशानी होती है उनको ना, और काफी मतलब स्टॉचिंग होती है और उनको देख के बड़ा अजीब सा खौफ महसूस होता है। अच्छा। तो मैडम एक तो उनका बता दीजिएगा। दूसरा, मेरी जो है ना ऑयली स्किन है और मेरी वाइफ का कलर तो फेयर है, मेरा थोड़ा सा अनफेयर है, यानी कि जो बॉडी एक्सपोजर है वो तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, जो हिडन है वो कलर वैसा है। तो मुझे कोई मशवरा दे दें कि अगर मुमकिन है कि क्या इस्तेमाल किया जाए, क्या मतलब है किस किस्म के सॉप इस्तेमाल किया जाए या किस किस्म का फेस। आप स्किन लाइटनिंग की तरफ जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइट होना चाह रहे हैं, राइट? ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम दानों पे आते हैं जो कि ड्राइनेस की वजह से, ड्राई स्किन है ओवरऑल एंड उनको इचिंग भी है और उनको बहुत ज़्यादा हर मौसम में, सर्दी गर्मी में दाने हो जाते हैं। उसके ऊपर पहले एड्रेस करते हैं। जी नहीं मैडम, इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम पहली बात तो ये कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप देख के एग्जामिन करके प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जस्ट अज्यूम करें कि जी कि उनको ये इशू हो सकता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि स्किन की ड्राइनेस की वजह से, जिसको हम ज़िरोसिस बोलते हैं ज़ुबान में, तो वो बॉडी पे अक्सर हो जाता है। और कुछ लोगों की जिनकी स्किन ड्राई होती है, और स्पेशली ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उसमें सर्दियों में। और सर्दियों इसका जो अगर हम सिंपल ज़बान में इसका इलाज बताएं तो वो ये है कि कोशिश करें कि बॉडी को आप ड्राई ना होने दें, ऐसा सोप यूज़ करें जो ज़्यादा ड्राई ना करे, और ये कि जो शैम्पू वो है, लोशन है या वैसलीन का इस्तेमाल करें ताकि उससे फर्दर इचिंग ना हो। और फॉर टाइम बीइंग हम एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं फॉर 5 डेज, फॉर 10 डेज के लिए। तो वैसे आप घर में ह्यूमिडिफायर रख लें, कोई पतीला रख लें जैसे सर्दियों में स्पेशली, जिससे कि भाप आता रहे और बिल्कुल ड्राई ना होने दें। और जैसे उन्होंने कहा कि यूरिया बेस्ड क्रीम्स हो, सेरामाइड्स हो, विटामिन ई हो, कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइट के ऊपर भी बात करें डॉक्टर साहब कि चले पहले कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ गुजरात से। जी पूछिए, आप क्या पूछेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ कि खारिश हो रही है, मेरे एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों के दिनों में। ये जी उम्र बताएं अपनी। मेरी उम्र है 33 उम्र है, और कहाँ कहाँ खारिश होती है ये भी बताएं। ये मेरे एक तो ये गर्दन में होती है जी, तो दूसरे कोनी में, बाजुओं की कोनी में और घुटनों में। ठीक है, पूछेंगे कुछ और इनसे? बस और दूसरी ये कि इसकी कोई टाइमिंग है, आपको रात को ज़्यादा होती हो, सुबह के टाइम ज़्यादा होती हो? नहीं, बस जब काम करते रहे तो नहीं होती है, जब काम से फारग हो जाए तो खारिश, फुर्सत की खारिश है ये। ठीक है। और पेट पे होते हैं? पेट पे कुछ छोटे छोटे दाने निकले हुए हैं?
नहीं नहीं जी, पेट पे दाने तो नहीं है, ये मेरी गर्दन पे दाने हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको आप बताइए, ये जो आप दाने कह रहे हैं ये किस किस्म के हैं? बिल्कुल वाइट है, रेड है, उनके ऊपर कोई छिलके हैं? नहीं नहीं, रेड हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। रेड हो जाते हैं। उसमें चलिए से ब्लड निकलता है, ब्लड या पस? नहीं नहीं, वो जब खारिज करते हैं तो जिस्म से ब्लड निकलता है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, आप आंसर सुनिएगा जी। बस मैडम वो क्लैडल नकाई जो होते हैं जी, बैक जी। साइड ऑफ उसके बिल्कुल। फोल्ड पे बन जाती है, उसके चांसेस हैं बनने के, हाँ जो ये हिस्ट्री बता रहे हैं। बिल्कुल। और उसका फिर ट्रीटमेंट वही कि एंटीबायोटिक देंगे इनको और साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक और माइल्ड सा स्टेरॉइड दे देंगे। बिल्कुल, बेसिकली सफाई का भी आपने खास ख्याल रखना है, देखना है कि भाई आपने अच्छी तरह से इसको साफ किया है, ड्राई किया है जगह कि नहीं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप एंटीबायोटिक क्रीम जो होती है पॉलीफैक्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और वॉश में कुछ एंटीबैक्टीरियल वॉश भी बता दीजिए इनको। एंटीबैक्टीरियल वॉश है मैडम, कोई भी मतलब वहाँ से देख लें कि हाँ। अब वो उसमें हम उसका ब्रांड का नेम अच्छा, तो नहीं ले सकते। नहीं, हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है, तो ठीक। इसलिए कोई भी आप एंटीबैक्टीरियल वॉश से वॉश भी है। और साथ ये कि आप जिस तरह आपने पॉलीफैक्स प्लस ले लें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, पॉलीफैक्स प्लस वो दोनों बिल्कुल। पर्पस सर्व कर देगी। बिल्कुल, तो हाँ ये जी। दोनों चीज़ें आप कर लें तो डेफिनेटली आपको आराम आ जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा अगर खारिश हो रही हो तो तब आप एंटीहिस्टामिन लेके सो सकते हैं आराम से। अगर नेक्स्ट कॉलर की जानिब जी, नेक्स्ट कॉलर। अच्छा, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। और दूसरी बात ये कि आपने बिजी भी रहना है। लोग अक्सर फुर्सत में भी साइकोजेनिक भी बहुत ज़्यादा होने लगी बिल्कुल ऐसे है, ही है। इचिंग हर हाँ। तरह की, और अगर वो करना शुरू हो जाते हैं। और ख़ुद भी तो बहुत सारे लोग अपने आप को खारिश कर कर के मजीद उस जगह को ख़राब कर देते जी, हैं। बिल्कुल अच्छा, जो ऐसे। हम पहले वाले के पास वापस आते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी ऑयली स्किन है और मैं जो हूँ ब्राइट होना चाहता हूँ अपनी वाइफ की कॉम्पिटिशन पे। तो उनको थोड़ा सा ये बता दें कि जो ब्राइटनिंग ऑप्शंस है, जैसे आपने हेल्दी स्किन की बात की थी, तो कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए मैडम, ब्राइटनिंग ऑप्शन में अगर जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि मेरी जो इनर मतलब हाँ। जो कि जो कवर्ड बॉडी है वो उसका कलर उनको ब्राइट चाहिए, तो उसके लिए देखिए लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी है। हाँ। तो मैं तो उसमें नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूँगा कि जी कि आप किसी ब्राइटनेस की किसी भी ऑप्शन की तरफ जाएं। इफ़ यू गो फॉर एनी टॉपिकल उसकी तरफ जाएंगे तो वो यकीनन इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसको कवर करना, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और आपको पता है कि अगर हम टॉपिकल क्रीम्स देते हैं, कोई लोशन देते हैं, कुछ तो भी वो चीज़ इतनी देते हैं, ज़्यादा तो नहीं तो लगा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसका फ़ौरन से रिजल्ट नहीं आता, वो 2 महीने 3 महीने बाद जाके रिजल्ट आना शुरू होता है। बिल्कुल। बाकी फर्दर वो एक ऑप्शन है जो ग्लूटाथियोन टैबलेट्स वाली। तो अब ग्लूटाथियोन टैबलेट्स भी इटसेल्फ फिर एक्सपेंसिव हैं, उसको फिर लॉन्ग टर्म यूज़ करना, उसके फिर रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। बेसिकली तो अच्छा मतलब खाएं पिएं, अच्छा खूब खाएं सारे पिएं फ्रूट्स और और खुश वेजिटेबल्स रहें। और पानी और खुश रहना खुश जो रहें, है सिंपल। वो ज़्यादा किए। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और एथिकल बात की, इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करती हूँ कि वो हमेशा एथिकल बात करते हैं और सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन वाली बात नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे पूरी नेशन को है वो है एक्नी। और एक्नी बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोज होकर मिस ट्रीट भी किया जाता है। थोड़ा सा बताइए कि ये जो बच्चों में एक्नी हो जाती है टीनेज ईयर्स में, उसके बाद बड़ों में एक्नी होती है, और स्पेशली जो ख़वातीन मीनोपॉज के करीब आती है उनमें भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड दाने हो जाते हैं, उनका मोस्ट आइडियल वे ऑफ कंट्रोल बता दें। देखिए मैडम, मोस्ट आइडियल वे ऑफ कंट्रोल तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी केयर करें। केयर इन अ सेंस कि जी कि जो उसकी हमारी प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स हैं ना एक्नी को ट्रीट करने की, वो करें। उसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहला तो ये बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारी ऑडियंस को कि एक्नी उनको होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। तो ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए आप फॉर एग्जांपल ऐसा सोप यूज़ करें, ऐसा फेस वॉश यूज़ करें कि जो कि ऑयल को कंट्रोल करे। ऑयल अगर हम मेडिकल की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली वो सीबम होता है। तो सीबम कंट्रोल करने के लिए एक तो ये कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं सोप फेस वॉश जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सीबम वो करे, सीबम की प्रोडक्शन ऑयल कंट्रोल करे आम जबान में। दूसरा ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हैं सन ब्लॉक, तो सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये कि जो डाइट की अगर हम बात करते हैं तो कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं कि जो कि सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल स्पाइसी फूड्स हैं, इस तरह से जंक फूड्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इस सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, इसलिए इसको अगर इस्तेमाल कम करेंगे तो एक्नी कम से कम होगी। बिल्कुल। अगर हम फर्दर जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी, अगर एक्नी हो गई है तो उसको फिर फर्दर ट्रीट कैसे करें, ट्रीट करने के बाद एक कॉलर फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल, आप बताइए। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 25 साल है, मैं सलीमाबाद कर रही हूँ चकवाल से जी। और मेरे फेस पे छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। छाइयाँ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। 25 साल आपकी उम्र है? जी मेरी 25 साल उम्र है, मेरा एक बेटा भी है। अच्छा। उनकी कमी डॉक्टर बताते हैं।
अच्छा, ठीक है, खून की कमी बताते हैं, आपने खुद ही आंसर दे दिया है, चलिए बहुत शुक्रिया जी। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ हार्मोनल भी जो इम्बैलेंसेस होते हैं, खून की कमी, एनीमिया से भी यही छाइयाँ हो जाती हैं। एनीमिया से हो जाता है, प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंसी में हाँ। पोस्टपार्टम बहुत ज़्यादा होती हैं छाइयाँ, तो इनको उसी तरह की छाइयाँ हैं, तो इनको क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए मैडम, इनकी भी ट्रीटमेंट वही है कि एक तो बात ये कि थोड़ा सा माइंड में रखें कि ये थोड़ी स्टबन ज़्यादा होती हैं, कंपैरेटिवली इट टेक्स टाइम। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स लें, बिल्कुल, और अपनी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करें, और मतलब नॉर्मल रेंज में लेके आएँ, और साथ मल्टीविटामिन भी ले सकती हैं ये। और दूसरा ये कि बस सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम यूज़ करें। और जो नाइट क्रीम्स होती हैं स्पेशली आपने देखना है कि चले मर्क्यूरी और स्टीरॉयड ना हो, लेकिन उसके अंदर आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड या विटामिन सी, ये सारे वो ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप देख सकती हैं किसी अच्छी प्रॉपर क्रीम में, और फिर उसको यूज़ कर सकती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि सन एक्सपोजर को हमने अवॉइड करना है। अब दूसरा कॉलर आ गए, इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तारिक मोहम्मद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए तारिक साहब। ये आजकल गर्मियों के दिन सोते हैं तो साइड, गर्दन की साइड पे जो है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, तो हल्के हल्के से दाने बन जाते हैं और फिर खारिश होती है। तो ज्यादातर वो कोई फाइल वगैरह लगा दे तो वो थोड़ा सा एक दिन आराम आ जाता है, लेकिन फिर वो जल्द खाली से हो जाती है। अच्छा, तो इसी तरह पाँव के जो घुटने से नीचे जो जगह है वहाँ पे भी इसी तरह खारिश होती है, ठीक है, और वो बन जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। बिल्कुल सही, ठीक। कुछ ये पूछेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना है कि ये किसका जो रेमेडी है बता दें। ठीक। क्या जी कोई क्वेश्चन पूछेंगे? बस ठीक है, चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और रेमेडी नहीं, डॉक्टर हमेशा ट्रीटमेंट बताते हैं, तो लेट अस गो टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल मैडम, इसका वही पहले पिछले वाला केस जो आपने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि इसका ये है कि आप एक तो सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें कि वहाँ पे पसीना जमा ना हो, उसको वॉश करें प्रॉपर। और दूसरा, इन केस अगर वहाँ पे कोई रेडनेस हो रही है या कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है कि जी वहाँ पे कोई हल्की सी पस हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस सूरत में आप उसके ऊपर पॉलीफेक्स जो प्लस है वो लगा सकते हैं, और साथ कोई भी एंटी हिस्टामिन लें फॉर टाइम बीइंग, 8 से 10 दिन के लिए आप ले सकते हैं वो। इन द मीनवाइल वो ठीक भी हो जाएगा, और साथ ये कि जो आपकी खारिश वाला इशू है वो भी एड्रेस हो अच्छा, जाएगा। एक्चुअली आजकल पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है ना, तो आपने ठंडी जगह पे सोना है, कॉटन की बेडशीट्स यूज़ करनी है, उन्हें फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते रहना है, और ये मेक श्योर करना है कि एंटीबैक्टीरियल वॉश और क्रीम इस्तेमाल करें, और ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर को रुजू करके एंटीबायोटिक ओरल भी ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नेक्स्ट कॉलर। मैं लाहौर से बोल रही हूँ, और मेरा जो है पोता, उसके ना वो है कोई 10 साल का। जी तो उसके ना चेहरे पे पहले छोटे छोटे दाने हुए, उसके बाद पूरी बॉडी पे हल्के हल्के से हो गए। तो अब ये डॉक्टर कहते हैं कि जी ये वो है एलर्जी है, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अच्छा, खारिश हो रही है उसको? हाँ जी, खारिश भी है। खारिश भी है, और बाकी घर में भी और लोगों को भी है? नहीं है, नहीं, औरों को नहीं है। औरों को नहीं है? अच्छा ठीक है। और खारिश रात को ज़्यादा होती है बच्चे को? होती है लेकिन ज्यादा नहीं है। अच्छा, दाने पूरे जिस्म पे बने हुए हैं? हाँ, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक खुशक दाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए आप आंसर सुनिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस वो मैडम जिस तरफ आपको सोच रही है, मेरा भी वही ख्याल है जी। कि मोस्टली चांसेस लग रहे हैं कि ये स्केबीज है। बिल्कुल। हाँ, तो स्केबीज के ट्रीटमेंट के लिए जो स्केबीज के लोशन हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, वो इस्तेमाल करें। और हाँ, अलबत्ता इस्तेमाल के बारे में आपको बताऊंगा कि स्केबीज का लोशन जब भी इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसमें 3 टाइम्स हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली, और 3 टाइम्स 1 नाइट का गैप देके रात को इस्तेमाल करना होता है। और उसके अंदर ही जो अब लोशन लेंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो उस पर लिखा हुआ होगा तरीका कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और साथ एंटी हिस्टामिन आप दे दें फॉर टाइम बीइंग। बिल्कुल, तो आप उनको एंटी हिस्टामिन पिला दें, प्रेमेथ्रिन लोशन पूरी रात के लिए उसको लगाएं, और सुबह के वक्त आप उसको धो भी दें। जी अगले कॉलर की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी डॉक्टर रियाज अहमद बात कर रहा हूँ साहिवाल से। अच्छा जी, पूछिए। मैडम, ये जो स्किन के ऊपर मौके से जिसको हम बोलते हैं वो निकल आते हैं, कभी किसी हिस्से पे कभी किसी हिस्से पे, तो इसके हवाले से ट्रीटमेंट। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वॉट्स हैं, स्किन टैग्स हैं, और बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब लोग तो हमारे हाथ का जा जाके घोड़े के बाल और पता नहीं क्या क्या झाड़ू लगवा रहे होते हैं कि वो झड़ जाए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर इलाज जो है वॉट्स का, स्किन टैग्स का बता दीजिए। देखिए मैडम, स्किन टैग्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो लेज़र की ऑप्शन है, एक तो कॉटरी की ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरा ये कि हम जो TCA यूज़ करते हैं वो हमारे पास ऑप्शन है, और वो ड्यू फिल्म के नाम से मार्केट में है, वो हमारे पास ऑप्शन है।
मतलब 3-4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी इस्तेमाल करें तो इट हैज़ गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अगर आप कॉर्टिक कराएंगे तो यकीनन डॉक्टर से कराएं, जी, वही ताकि इन्फेक्ट ना ताकि हो, इन्फेक्ट ना हो, हो। ख़राब ना हो। और दूसरा ये है कि अगर लेज़र कराएंगे तो वो भी डॉक्टर से कराएं। जी। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा जी कि TCA भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यू फिल्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके इस्तेमाल का भी स्पेसिफिक तरीका है। Exactly. उसकी फिर फर्दर परसेंटेज भी है, ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही डॉक्टर जो है डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो परसेंटेज देंगे उसकी, और फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। बिल्कुल, खुद ब खुद जो है ना इसको करने की कोशिश ना करें। आप जख्म को भी डीप कर सकते हैं और जैसे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी कर सकते हैं, और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाएं और वो उसी वक्त उसको जो है वो कॉटराइज कर देंगे या लेज़र से निकाल देंगे, या जैसे उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करना भी है तो बाकी एरिया पे वैजलीन लगाना है, सिर्फ उस एरिया को टच करना है और फिर जो है उस तरह से उसको लेकर चलना है। अच्छा, हमने एक्ने की भी बात कर ली और हम बात कर रहे थे, हाँ एक्ने में मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आजकल प्रिस्क्राइब करने लगे हैं ये जो आइसोटी रेटिनॉइन है, और आइसोटी रेटिनॉइन इतना रैम्पेंट हो गया है कि एक्ने अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो वो यंग लड़कियों को भी दी जा रही है, और बेचारों की जो है आगे वो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं कि मतलब उनके बच्चों में आ रहा है प्रॉब्लम और सब। तो थोड़ा सा लोगों को ये भी बताइए कि भाई ऐसे ही किसी के भी कहने पे किसी ने यूज़ किया तो ठीक हो गया तो आप भी यूज़ करने लगे, ये बहुत पोटेंट मेडिकेशन होती है और ऐसे ही नहीं लेनी होती। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। अच्छा, इसमें मैडम जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो ये कि आप अगर किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे तो वो आपको ग्रेजुअली लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी देंगे, फिर सेकंड लाइन पे जाएंगे, फिर थर्ड लाइन पे जाएंगे। तो व्हाट आई सी वो ये कि जो आइसोट्रेटिनाइन है वो थर्ड लाइन पे आती है। आप पहले टॉपिकल पे जाएं, टॉपिकल से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर आप एंटीबायोटिक पे जाएं, फिर एंटीबायोटिक में पहले आप डॉक्सी से स्टार्ट करें, फिर आप एजिथ्रो पे जाएं, फिर उसके बाद आप आइसोट्रेटिनाइन पे जाएं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप अपनी तरफ से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। और दूसरा ये कि दो कि इट्स आल्सो ऑब्वियस के जी के जो कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल एक्ने का एक सर्टेन ट्रीटमेंट है तो पाकिस्तान में भी सेम होता है और अमेरिका में भी सेम होता है, लेकिन वो फिर डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है ना कि कौन सी स्किन टाइप है, एक्ने का लेवल कौन सा है, एक्ने की कौन सी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रीटमेंट देना होता है। क्या है उसको, वो प्रेग्नेंट है नहीं है या होने वाली है। एक और कॉलर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं अनस बात कर रहा हूँ, इधर डिस्ट्रिक्ट भावनगर साइड से। जी बताइए अनस। जी मेरा ना असल में इशू ये है कि मेरे फेस पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा। जी। तो उसके साथ मेरे फेस पे खराश भी आ जाती हैं, खराशें पड़ जाती हैं, तो ये बहुत ना मुझे। ऑयल से खराश पड़ती है? ऑयल से तो दाने होते हैं। दाने भी हैं ना मेरे मुंह पे और साथ में खराश भी होती है। अच्छा, खराश से क्या मुराद है? खारिश होती है या आप समझ नहीं आ रही है बात की आपकी? जी जी खारिश होती है। खारिश होती है। अच्छा, खराश नहीं, खराश तो स्क्रैच को बोलते हैं, वो ड्राइनेस से होती है, आपको खारिश होती है। ठीक है जी जी, ऑयल बहुत ज्यादा आ जाता है फिर। ठीक है, चलिए आप आंसर सुनिए। ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो कह रहे हैं कि उनको खारिश भी हो रही है उस बस मैडम वो हम चूँकि गर्मियों की वजह से हम कह सकते हैं कि खारिश हो सकती है उनको, अदरवाइज वही जो हम बात डिस्कस कर रहे थे एक्ने के सीबम कंट्रोल की, सीबम कंट्रोल के लिए इनके लिए जो नॉर्मली आम ज़बान में मैं रिकमेंड करूँगा वो ये कि फेस को आप वॉश 3-4 मरतबा कर लें डेली। अगर फॉर एग्जांपल आप 2 दफ़ा धो रहे हैं तो उसको आप 5 दफ़ा धो लें, 4 दफ़ा धो लें, ताकि उससे क्या होगा कि जो सीबम प्रोडक्शन है, जो ऑयल है, उसकी जो अकोमुलेट होने की वो है कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी आपके फेस के ऊपर, जिसकी वजह से आप जो चीज़ फेस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। मतलब जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि ज़्यादा ऑयल जमा हो रहा है तो वो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। और आप जैसे उन्होंने कहा था कि एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि ऑयल को ऑयल फ्री करते हैं और नॉन कॉमिडोजेनिक, जो ब्लॉक ना करें, ऐसा लाइट वेट मॉइस्चराइजर या सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। और बार बार बेसिकली आपने अपना मुंह धोना है। अच्छा, हमने एक्ने की तो काफ़ी बात कर ली। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल जो इग्नोर हो जाती है या गलत लोगों के हाथों हो जाती है वो है सोराइसिस, चंबल की बीमारी। और आजकल लोग पॉडकास्ट में भी तरह तरह के टोटके बता रहे होते हैं कि हमारे पास इलाज है, तो आप जरा काइंडली बताएंगे कि सोराइसिस का इलाज क्या है और क्यों है? पहली बात तो ये कि मैडम ये सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर सोराइसिस हो गई हुई है तो वी आर टू लिव विद इट। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है
जिसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत अगर एडवांस फॉर्म पे चले जाएं तो हम फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं जो कि हम वो यूज़ करके उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट नॉर्मली इन पाकिस्तान ये फिजिबल नहीं है। सोराइसिस जो है, चंबल की बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन वो दोबारा भी हो सकती है। ठीक है, जो अगर कोई क्लेम कर रहा है, इवन के डॉक्टर कोई कभी क्लेम नहीं करेगा कि मैं सोराइसिस को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, 100% तो वो ये आपको बताएंगे कि ये आपको ट्रीटमेंट दे रही हैं, आप ठीक हो जाएंगे, जबकि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद ये दोबारा भी हो सकती है। बिल्कुल। तो सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कराएं वो ठीक हो जाएगी। अगर खुदा ना खासा दोबारा हो तो दोबारा उसका वही ट्रीटमेंट करें, और ट्रीटमेंट को इतना मुश्किल नहीं है कि जो ना किए जा सकते। नॉर्मली हम लोग जो देते हैं वो यही होता है कि हम उसको एक मिक्सचर देते हैं जो कि केमिस्ट वाले बना के देते हैं, वो हम लिख के देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो यूज़ करते हैं सर्टन टाइम पीरियड, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर जब दोबारा स्टार्ट होने लगे तो उस पर यूज़ कर लें तो आपको 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी, आपको 10-15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो इसका ये ट्रीटमेंट है। और इसका बिल्कुल अगर कोई ऐसा आपको टोटका बताया जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी, तो मैं इससे एग्री भी नहीं करता, और आई डोंट थिंक ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि जो बिल्कुल ठीक कर दे उसको। एग्जैक्टली, ऑटो इम्यून है, मतलब अपनी ही कुव्वत मुदाफ़ियत के खिलाफ बॉडी एक्ट करी है, इसलिए वो जो क्रीमें हैं या फिर बाद में जाके जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपको लेनी ही पड़ती हैं फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जो हम हेयर लॉस आ रहा है तो बहुत ही कॉमन एंड हर किसी को हो रहा है, हमारा पानी, हमारी खुराक, हमारी वो सारा कुछ, और लोग कहते हैं कि भाई सबसे महंगा किस्म का जो शैम्पू है वो हम इस्तेमाल कर लें तो हमारे बाल जो है वो हसीन और जमील हो जाएंगे। तो बताइए इसके बारे में। खैर मैडम, हेयर लॉस मैं वो करूँगा, बताऊँगा थोड़ा सा मेल के बारे में, तो फीमेल के बारे में आप खुद ही बताइएगा, यू नो बेटर देन मी डेफिनेटली। तो मैडम अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में तो हेयर लॉस होता है, और ये इनहेरिटेंस में आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। और उसमें ये है कि जो जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं वो मेनली होता है DHT की वजह से, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। जो ही आप एक अपनी उसमें प्यूबर्टी की एज क्रॉस करते हैं तो जिनमें चले कॉलर और फिर वापस आएंगे, हम बाल उगाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बड़ा ही अच्छा है और बड़ा मकबूल प्रोग्राम है आपका। आप स्पेशली PTV ये इनिशिएटिव लेता है कि जो लोगों के मसाइल सुनता है, काश ये मीडिया बाकी को भी समझ आ जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहिबा कि एक तो मेरी बेटी 3 साल की है, एक तो उसके लिए मुझे अच्छा सा कोई शैम्पू रिकमेंड करके दें। जो हम लोग उसके लिए बेबी शैम्पू लेते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। और मैं डॉक्टर साहब जब भी मैं आपके नोटिस में बात हूँ, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं ना, हम उस पर कभी ये कायल नहीं होते कि आप वो लोग उसको प्रेफर करें। हमें तो आपसे हेल्प चाहिए ना, हम तो इसलिए फोन करते हैं। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल था, मेरी बेगम साहिबा बड़ी बेचैनी से ये कह रही थी, ये पूछें कि जो उनकी छाइयों के हवाले से जो सवाल है, ये बड़ा आम सवाल है। इतनी खवातीन परेशान है इस हवाले से कि सारे का सारा दिन इसी परेशानी में बेचारियों का गुजर जाता है। तो इसका कोई सोल्यूशन अच्छा सा दें ताकि छाइयों से तो इनकी जान छूट जाए कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो पहले तो 3 माह की बेटी पे आ जाते हैं। उनका मोस्ट लाइकली क्रेडल कैप होगा, जिसको वो कह रहे हैं कि शैम्पू उनको बता दें जिससे कि बच्चे का वो चीज़ सॉल्व हो जाए। पहले उसके ऊपर आ जाते हैं। मैडम शैम्पू तो फिर आप खुद ही बताएं इसमें। देखिए अगर तो कोई स्केल्स हैं उस बच्चे के सर के ऊपर ना, स्केल्स आ रहे हैं या खारिश है या लाल लाल या छिलके से आपको नजर आ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि जो आपका होता है ना कीटोकिनोजोल या एंटी फंगल शैम्पू होता है, उसे बहुत डाइल्यूट करके हल्का सा आप यूं करके जो है उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये देखा करें कि बहुत डाइल्यूट करके जो है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए यूज़ करें। वैसे बेस्ट हमारी जो दादी नानी का टोटका है, सरसों का तेल इस्तेमाल करना, वो बेस्ट होता है इस तरह की चीज़ के लिए। और दूसरा, आप कोई भी जो भी उसके लिए सोप बिल्कुल यूज़ करते हैं, मोस्ट जो सेंसिटिव सोप है, उसी सोप से आप उसका सर भी और उसका बाकी बॉडी भी धो दें। इतनी जल्दी जो है शैम्पूज पे जाना इतना अच्छा नहीं है। हम दूसरा उनकी छाइयों पे आते हैं और आपके ट्रीटमेंट्स पे आगे एक और कॉलर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं खालिद बोल रहा हूँ और दिल्ली से। जी, तो गुजारिश है कि मैं 1 साल से ये मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे सर में ना शुरू से हल्के हल्के बारीक से दाने निकले और खारिश थी। वो कटिंग कराते थे तो वो कटिंग वाला भी बताता था भी रेड है कल। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से मशवरा किया, जो फिजिशियन है, तो उन्होंने मुझे अपना शैम्पू और कुछ एंटीबायोटिक दिए। अच्छा, वक्ती आराम आ जाता है। फिर मैंने और डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने मतलब 7.28 भी कहा इन दानों पे लगाने। अच्छा, वो वक्ती आराम आता है। अभी इसका ये कैफियत है, मैंने वो शिफा के स्पेशलिस्ट से भी रब्ता किया, उन्होंने मसाज के लिए ना एक मिक्सचर बना के दिया है, जो केमिस्ट से बना है 4 दवाई। अच्छा, उन्होंने वो जो कोई फंगस की कोई बिल्कुल तरह के कैप्सूल भी दिए, 7 खाए हैं। अच्छा, अब वो आराम भी इतना नहीं आ रहा। अब इसका ये कैफियत है, सर में भी दर्द है और
सोता हूँ तो वो भी उठता हूँ, दर्द होता है, और वो दवाई भी इस्तेमाल की है, महीना हो गया मसाज की। तो आप बताएं ये कोई और मसला तो नहीं है, मैं किससे रब्ता करूँ? खारिश हो सकती, खारिश इचिंग होती है आपको? खारिश होती है? जी जी, इचिंग शुरू ज्यादा थी, अब कम है। तो लेकिन दर्द है, अब दर्द है। अब कभी सर के इस राइट हैंड ऊपर सर पे दर्द है, कभी लेफ्ट पे। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा है ना सर का, ऊपर का ये हर वक्त दर्द है, और ये सुन भी हो जाता है, और कभी इसमें कोई कैफियत है, कभी कोई कैफियत। और कंघा करते हुए कभी फील हुआ कि ब्लड आ रहा हो उसमें से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब मैं नहाता हूँ ना, अब सुबह शाम नहा रहा हूँ, तो वक्ती थोड़ा सा ना ऐसे सर साफ साफ होता है, और अदरवाइज से कुछ नहीं महसूस होता। तो लेकिन ये है कि ऐसे उलझन सी होने लग जाती है। ये अभी बायोलिन उन्होंने वो दे दिया, जो सारा कुछ कर चुके हैं। ठीक है, उस पे लिखा हुआ है एंटी हेयर। थैंक यू। का मसला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इनको फिर यही बता दें कि स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि हम एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे आराम नहीं आया, आपको किसी से भी आराम नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट को ये सुनना बहुत पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपकी इनहेरेंट कंडीशंस होती हैं। जैसे उन्होंने बताया ना कि गंजापन भी आपको विरासत में मिलता है, तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। और फिर डॉक्टर देखें, जो डॉक्टर बता रहा होता है ना, वो बिल्कुल ठीक बता रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता जी वो ठीक नहीं होते। लेकिन वो साथ हमारा कहना ये है कि जब डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो कुछ बीमारियां ऐसी जिन्होंने बार बार होना होता है, तो आपने उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद फिर उसकी जो प्रोफिलैक्टिक मैयर्स होती हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो करनी होती हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट दिया है, इनको जो बताया इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, उसको कंटिन्यू करें, और उसके बाद दोबारा हो तो फिर डॉक्टर साहब से एक दफ़ा कंसल्ट करके उनसे पूछ लें कि जी कि दोबारा इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। नॉर्मली हम लोग तो इस तरह करते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, स्पेशली पिम्स में, तो हम ये करते हैं कि अगर आपने बात की सोराइसिस की, तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट दे दिया, उनको बता दिया, अभी 2 महीने बाद फॉर एग्जांपल पेशेंट आया चकवाल से या गिलगित से, तो उनके लिए दोबारा आना इजी नहीं होता। हम फिर उनको बताते हैं कि अगर आपने 2 महीने बाद ठीक हो जाए तो इसको छोड़ देना है, उसके बाद अगर 6 महीने बाद दोबारा हो तो फिर ही ट्रीटमेंट दोबारा ले लेना है, ताकि वो पेशेंट भी कंफर्टेबल हो जाए, उसको पता हो कि 6 महीने बाद ये दोबारा हो सकती है, 4 महीने बाद दोबारा हो सकती है। कॉलर ले लेते हैं और फिर इस पे वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल भी आपको सुने, आज भी, और शुक्र है कि दोनों स्किन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। नहीं, थैंक यू। मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, पूछिए। अच्छा जी, मैंने पूछना है कि 45 साल की बच्ची है, तो उसको कोई 4-5 साल पहले उसका चेहरा चल गया था। अच्छा। उस वक्त तो चलो बाहर की ट्रीटमेंट किए, लेकिन अब उसका अगर प्रॉपर इलाज आपसे पूछना है, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक। ओके। तो उसके लिए आप मुझे बताएं कि प्रॉपर कौन सा इलाज करवाए ताकि उसका सही तरीके से ठीक हो जाए, इसका इलाज है भी या नहीं? कितना टाइम हो गया है जी? उसको 3 साल हो गए। 3। और एज कितनी है बच्ची की? 45। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत अच्छा शुक्रिया। मैडम, इसमें जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पहले तो ये कि जो स्किन की हीलिंग है आफ्टर बर्न, इट टेक्स टाइम, और नॉर्मली हमारे उस वक्त कोशिश ये होती है कि हम स्किन को वो करें, सेफ्टी की तरफ लेके जाएं, इन स्पाइट ऑफ कॉस्मेटिक मैयर। फिर फर्दर जो हम प्लास्टिक सर्जन से हम डिस्कस करते हैं, उसमें ये कि 5 से 6 साल बाद वो किसी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं या ग्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। वो भी सिचुएशन देख के कि कितना बड़ा एरिया है, कहाँ से पैच लेना है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल में 3 साल हुए हैं, तो इसको 4 से 5 साल बाद आप किसी भी प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर लें, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन कि वो इनको गाइड कर सकें कि ग्राफ्टिंग करनी है। लेकिन कोई भी व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं लें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा, किसी क्रीम का, किसी इंजेक्शन का फायदा नहीं होगा। ये प्लास्टिक सर्जन ही अगर कोई ऑपरेशन करके कोई उसको ग्राफ्ट कर दे, तभी कोई छोड़ सकता है। नेक्स्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अनक्लियर है, तो हम वापस आते हैं जो कॉलर थी ना, जिन्होंने बताया था। पहले तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात कर लेते हैं। जो आपको दिया हुआ है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वही चीज़ें आपकी एंटी फंगल ही आपने यूज़ करते रहना है, और वही ऑयल्स यूज़ करते रहें, और वही जैसे उन्होंने कहा मिक्सचर यूज़ करते रहें। जब अगर फिर से एक्ट ना करे तो फिर उसको यूज़ करें, और फिर छोड़ें और फिर यूज़ करें। अच्छा, वापस हम आ रहे थे जो छाइयों वाली थी कॉलर, और उन्होंने बताया, तो हमने उनको बता दिया था कि ब्राइटनिंग एजेंट्स क्या यूज़ करने हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर्स हैं आजकल, क्यू स्विच लेजर्स पे आते हैं। क्यू स्विच लेजर
लेजर्स कितनी दफ़ा कराने चाहिए और कब तक कराते रहना चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या है वो थोड़ा सा बता दें ताकि उनका भी मसला सॉल्व हो जाए। वो ब्राइटनिंग क्रीम के साथ साथ आप ब्यूटीन, कोजिक एसिड, विटामिन सी तो यूज़ करेंगी, लेकिन साथ साथ वो क्यूसिच लेज़र भी शुरू करवा दें। अच्छा मैडम, क्यूसिच लेज़र जो है ना, ये पहले तो ये कि इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये स्किन की पिगमेंटेशन को एड्रेस करता है, स्किन की डबल टोन को एड्रेस करता है, साथ ये है कि स्किन को रिजुविनेट करता है। इसके 3-4 मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि कितने सेशंस कराने की ज़रूरत है या कितने अरसे बाद कराना चाहिए, उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है कि जो केस हमारे पास आया हुआ है या फिर जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी पिगमेंटेशन कितनी डीप है, किसकी वजह से हुई है, बिल्कुल, और पहले सेशन के बाद उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये बहुत मैटर करता है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर सपोज कि आपका सेशन होता है, आपके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ जाएं, मेरा होता है और मेरे 50% रिजल्ट आए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। जो फिजियोलॉजी होती है या बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, तो इसलिए कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट देना इसके बारे में फिजिबल नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इसलिए था ताकि उनको ये आंसर बिल्कुल मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, वालेकुम सलाम। ये मेरा एक भांजा है और एज उनकी तकरीबन इस टाइम जो है वो 8-9 साल का है, ठीक है। और उनके जल्दी है ना, पैदाइशी जब पैदा हुआ है तो पैदाइश के पैदा होते ही उसका जिस्म जो था सुर्ख लाल था, ठीक है। और अब उसके चंद दिनों के बाद उसके जिस्म के ऊपर सफेद दाने सर से लेकर पांव तक, ठीक है, यानी सर से पांव तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं अगर उंगली रखूं उस पे दाना ना बने हो, ठीक है। मगर दाने ये रंगत जो है वो सफेद रंग के दाने हैं और उससे सफेद पानी निकलता है, और जैसे ही पानी निकलता है तो साथ ही दूसरी जगह पे दाने निकल आने शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्ची की उम्र यही 8-9 साल है। इलाज कर के तो हम थक गए हैं, उसकी तो काफी मोटी किताब बन गई अगर उनकी तफसील से मैं बात कर लूं। ठीक है, बहुत समझ नहीं आ रही कि क्या करें। 8-9 साल का बच्चा है, बोलने भी बेहतरीन है, और अगर आप उनको देख लें तो यकीन करें कि आप शायद रुख भी चेंज कर लें। नहीं, वो हमें अंदाजा है बिल्कुल। नहीं, आप चलिए आप आंसर सुनिए। अल्लाह मियां हिम्मत दे, हम तो ये केस देखते रहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब बता दीजिए उन्हें। बस मैडम, इसमें जिस तरह से आपको पता है कि इसका अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास वही है कि हम इसको सिम्टोमेटिक की तरफ लेके जाएंगे जी। और टॉपिकल अगर किसी इन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया हुआ है तो उन्होंने यकीनन इनको ट्रीटमेंट दिया हुआ होगा। और बस ये है कि इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट के बारे में हम फ़िलहाल तो मैं नहीं समझता कि हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी कि इसका बिल्कुल ये ट्रीटमेंट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अलबत्ता ये है कि जो इसका अगर उसमें इचिंग हो रही है तो इचिंग के लिए हम एंटीहिस्टामिन देंगे, और अगर टॉपिकल के लिए हम इनको 8-9 साल इसकी एज हो गई है तो टॉपिकल हमको माइल्ड सा स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो ये हाँ इसमें। अच्छा, वैसे कुछ आजकल नई ड्रग्स भी आ गई हैं इम्यून मॉड्यूलेटर्स के नाम से और थोड़ी सी बायोलॉजिक्स के नाम से। आप डॉक्टर के पास आइए, वो पूरे के पूरे टेस्ट रन करके देखेगा कि क्या क्या अब तक उसको हो चुका हुआ है और क्या क्या ऑप्शंस अब नए वाली जो टेक्नोलॉजी या नई ड्रग्स हैं उनमें अवेलेबल है। अगर उनमें कोई चीज़ अवेलेबल हुई और सूट करती हुई तो ज़रूर उनको शुरू करा दी जाएगी। तो आप डेफिनेटली लेकर जाइए और स्पेशलिस्ट के पास उनको लेकर जाइए ताकि उनका इलाज हो सके। और बाकी इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर सिखाइए कि ऐसे हमें एक्सेप्टेंस पैदा करनी है। इस तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं, कंटेजियस नहीं होती, दूसरे इंसान को नहीं लगता, इसलिए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा ढक सकें और थोड़ा सा बाकी लोगों को समझा सकें ताकि उसकी जो जहनी हालत है वो मुतासिर ना हो। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं दारा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बताइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी को कीलाइट में जी तो तकरीबन हो गया 3-4 साल हो गए उसको ना, तो काफी इलाज वगैरह मैंने करवाया पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या मुमकिन है पाकिस्तान में कोई? आपने इंजेक्शन लगवाए थे? जी इंजेक्शन लगवाए थे। एज कितनी है बच्ची की? 25। कोई ऑपरेशन हुआ है उनका? नहीं। कीलॉइड है कहाँ पे? कीलॉइड है किधर? किस जगह पे बने हुए हैं? बैक में है और चेस्ट पे काफी सारे हैं, 30-40 के करीब हैं तकरीबन। 30-40 उनको टेंडेंसी है फिर। ठीक है मैडम, बस कीलाइड का ये है कि हमारे पास आंसर सुनिए। थैंक यू। हमारे पास जो कीलाइड की ऑप्शन हैं ट्रीटमेंट की वो ये है कि या तो हम टॉपिकल देते हैं स्टेरॉइड या फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड और इंट्रालीजनल हम इंजेक्शन लगाते हैं।
और उसका ये है कि वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन जिसकी टेंडेंसी होती है ना वो दोबारा भी हो सकते हैं। और दूसरा लाजमी नहीं कि अगर एक जगह पे हुआ हुआ है और हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया दूसरी जगह पे नहीं होगा, उसी जगह पे भी दोबारा आ सकता है, दूसरी जगह पे भी आ सकता है। ये बॉडी की टेंडेंसी होती है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो यही है कि जहाँ पे हो उसका ट्रीटमेंट करा लें और जहनी तौर पे इसको ही एक्सेप्ट करें। हमारे स्किन का ये इशू है सबसे बड़ा कि हमें वी आर टू लिव विद दिस डिजीजेस। एग्जैक्टली। तो वो अगर मेंटली तौर पे आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो यू फील कंफर्टेबल। और दूसरा आपने ना खराशों से, कटों से और किसी किस्म के भी इंटरवेंशन उसको दूर रखना है, क्योंकि जब जब उसको खराश होगी, कट लगेगा, सारा कुछ होगा तो उसको किलोइड बनेगा। तो बैक पे भी, इस पे भी बिल्कुल ही उसको हमेशा मॉइस्चराइज रखें, स्मूथ उसके सर्फेसेस रखें, तभी यही हो सकता है। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। इसाक बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरे जिस्म पर 2-3 हफ्तों से छोटे छोटे खुशक दाने हैं, तो मैंने वो स्कैब फ्री लोशन और आवर माइट टेबलेट, अवेल टेबलेट इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस्तेमाल करते हुए? तकरीबन लोशन हफ्ता हुआ है इस्तेमाल किया है, तो टेबलेट को भी हफ्ता डेढ़ हो गया। अच्छा, और वो चेंज किया जिस बिस्तर पर सो रहे थे? जी जी, वो भी सब धुलाई वगैरह की है, गर्म पानी से स्प्री वगैरह करके कपड़े कपड़े चेंज करके एहतियात भी कर रहा हूँ। अच्छा, पूछे डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे? किसी और को है जहाँ पे आप रह रहे हैं? किसी और को खारिश हो रही है? किसी को भी नहीं है। और किसी को नहीं है? नहीं, और किसी को नहीं। फिर आप ऐसा करें, आप जाएं और जाके ना एक एलर्जी टेस्ट होता है, वो टेस्ट करा के देखें कि क्या चीज़ खाने से, क्या चीज़ लगाने से या किस चीज़ के सूंघने से। कई लोगों को डस्ट से या जानवरों से या किसी एक चीज़ से या खाने से एलर्जी हो रही, तो शायद आपको एलर्जिक कंडीशन है, स्केबीज नहीं होगी आपको क्योंकि आप ठीक नहीं हुए। तो जिस चीज़ से भी एलर्जी है उसको अवॉइड करना, और जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने कहा था, एक एंटी हिस्टामिन की गोली जो है वो आप लेना शुरू करें, और फिर टॉपिकल इनको आप दे दें कोई सूदिंग क्रीम ताकि ये सूद हो जाए। टॉपिकल में बस कैलामाइन यूज कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन बहुत ही अच्छा है, जिसको चिकन पॉक्स हो या दूसरे दाने हो, मेंथोल या कैलामाइन लोशन आप लगा के उसको कूल डाउन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, हलीमा बात कर रही हूँ एबटाबाद से। जी हलीमा पूछे। अच्छा, मैंने ये पूछना था, मेरी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, 3 मंथ का तकरीबन बेबी है मेरा, और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे खारिश स्टार्ट हुई थी, जिसका मुझे बताया गया था कि पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं। जी। तो वो तो खैर अभी मतलब मुझे ये बताया गया था कि जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। जी। अभी भी मुझे थोड़ी बहुत होती है, और साथ उसके स्कार जो है वो मतलब मुझे उसकी बड़ी टेंशन है कि वो कैसे खत्म होंगे। ठीक है, अगर होंगे इनके। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, इसका ये है कि फॉर टाइम बिंग जितना अर्सा खारिश होती है ना आपको, तो सिम्टोमेटिक आप एंटीहिस्टामिन ले लें, ठीक है। और जो स्कार का ना ठीक होने का एक सर्टन टाइम है, तो गिव इट टाइम। अगर आपको 3 मंथ्स हुई है तो अभी तो यकीनन इनका वोन भी फ्रेश होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है हील होने में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर ने जिस तरह से सर्जन ने आपको बताया होगा, सर्जन लेकिन ये वो वाला स्कार नहीं कह रही, ये पॉलीमॉर्फिक इरप्शंस का स्कार कह रही है। ये कह रही है कि जो इनको इरप्शंस होती है और खारिश होती है और जो भी वो, उसके बाद वो स्कार छोड़ रहा है, मतलब इन द सेंस कि पिगमेंटेशन छोड़ रहा होगा ना, तो वो कह रही है कि वो जाएगा कि नहीं। देखिए वो अगेन फिर उसका जो ट्रीटमेंट हमारे पास होती है पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट, हमें फिर वही मेजर्स लेनी पड़ेगी कि हम कोई भी एंटी पिगमेंटरी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करें, वो तो उसी से ही वो बेहतर होगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये इसकी यही बात है कि जो दूसरा अगर आपका कोई सर्जिकल स्कार होता है तो उस पर एलेंटोइन जेल होती है, सिलिकॉन जेल होती है, कॉन्ट्रैक्टिवेक्स के नाम से आपने सुनी होगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं जब वुंड आपका हील हो जाए। और दूसरा ये जो पॉलीमॉर्फिक इरप्शंस है इनके लिए वही है, एंटीहिस्टामिन लेना है, और सूदिंग के लिए लेनोलिन होती है मजीद, और एलोवेरा क्रीम्स होती हैं अगर आपको सूट कर जाए। और फिर भी अगर आपको स्कार, आपको ये है कि उसका पिगमेंटेड पैच रह जाएगा या दाग रह जाएगा, तो आपने वही ब्राइटनिंग क्रीम जिनका पहले से हम जिक्र कर रहे हैं, आब्यूटीन, कोजिक एसिड, विटामिन सी वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले हेयर लॉस पे वापस आते हैं। वहाँ से हम गए थे कि आज PRP के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कितना इफेक्टिव है फॉर पीपल ऑफ हेयर लॉस। देखिए PRP की जो है ना, PRP एक्चुअली स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें क्या होता है कि हम अपना जिस पेशेंट की हमने करनी होती है, जिस क्लाइंट की करनी होती है, उसी का ब्लड लेके उसमें से हम PRP अलग करके उसको लोकली वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। असल पर्पस ये होता है PRP का, कि PRP में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या काम करते हैं कि वो लोकल स्काल्प में जाके हमारे वहाँ पे ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होता है। ब्लड सप्लाई का पर्पस क्या होता है? ब्लड सप्लाई एक्चुअली हेयर को नरिश कर रहा होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से या खून के वहाँ तक ना पहुँचने की वजह से हेयर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो PRP का मेन रोल ये होती है। कितना इफेक्टिव है ये?
अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इफेक्टिव है ये, इट हैज़ गुड रिजल्ट्स, बट किसी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, किसी में उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। एग्जैक्टली। फिर ये एज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। जो यंग लोग होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। जो ज़रा एजेड होते हैं, जो 40 प्लस होते हैं या 50 प्लस होते हैं, उसमें इतना ईजी नहीं होता। फिर थर्ड थिंग इज़ दिस कि जो पीआरपी का एक इसको हम पीआरपी को मैं नॉर्मली इसलिए इनकरेज करता हूँ कि पीआरपी एक नेचुरल वे है आपकी ब्लड की सप्लाई को रिस्टोर करने का। अपना ही ब्लड है, अपनी ही बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो वहाँ जाके आपको ब्लड को रिस्टोर करते हैं, और उससे क्या होता है जी, हेयर की जो ग्रोथ है वो इन्हांस होती है, हेयर स्ट्रेंथन होता है और हेयर फॉल रुकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपने देख लेना है कि भाई कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, और सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको डॉक्टर साहब जब पीआरपी करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो अगर आपका हेयर फॉल हेरिडिटरी नहीं है, विरासत में नहीं मिला हुआ और उसका रीज़न कोई और है, तब आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा हो सकता है और अफाका इससे ज़रूर हो सकता है। डॉक्टर साहब को जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरा सिंपल सा मैसेज है जो हमने ड्यूरिंग दी होल सेशन बात भी की है, वो ये है कि आप जो अल्लाह ताला ने आपको स्किन दी हुई है वो बहुत हेल्दी है और बहुत ज़बरदस्त है, कलर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है अल्लाह ताला ने आपको। सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन करें, सन ब्लॉक यूज़ करें, सन एक्सपोजर से अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, फ्रेश जूसेस लें, फ्रेश आप वेजिटेबल्स लें, खुराक अपनी बेहतर रखें। तो ये करें बजाय इसके कि आप रैंडम बेसिस पे कोई एक्सपेरिमेंट करें, कोई ऐसी फार्मूला क्रीम यूज़ करें, कोई ओवरनाइट रिच गोरा होने की कोशिश करें। थैंक यू। हमारे साथ थे डॉक्टर मुबहा और उन्होंने जैसे कहा बिल्कुल यही बात है कि तरह तरह के फजूल ट्रीटमेंट्स पे प्लीज़ मत जाएं। अगर आप खुश रहेंगे, रात की पूरी नींद लेंगे और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेंगे और अच्छा खाएंगे, यू आर व्हाट यू ईट, तो आपकी स्किन होगी हसीन, जमील, खूबसूरत, और आपके बाल भी कुछ भी लगाने से नहीं बल्कि अंदर से ये चीज़ आती है। तो प्लीज़ फॉलो दिस एंड यू विल स्टे एज ब्यूटिफुल एज एवर। और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी में है कि मैं हसीन हूँ जैसा मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।